तो ईरान इजराइल के बीच लगातार जंग जारी है और इस जंग में अब आधिकारिक तौर पर अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। इस बात की पुष्टि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। अमेरिका जंग की शुरुआत से ही ईरान पर हमले की चेतावनी दे रहा था। इसके साथ ही खुले तौर पर इजराइल का साथ भी अमेरिका की तरफ से दिया जा रहा था। अब अमेरिका ने एक बड़ा हमला किया है। अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर यह अटैक किया है। इन हमलों में फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल हैं। ये वो साइट्स हैं जहां पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया। यह भारतीय समय के अनुसार सुबह 4:30 बजे किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी भी दी। अमेरिकी हमले से कुछ घंटे पहले ही अमेरिका ने अपने स्टेल्थ B-2 बॉम्बर्स रवाना किए थे और इस फैसले के बाद से ही ऐसा माना जा रहा था कि अमेरिका इस युद्ध में एंट्री ले सकता है, कोई बड़ा हमला कर सकता है और ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। कुछ ही घंटों के बाद अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करने का दावा कर दिया। B-2 बॉम्बर्स के ये वही विमान हैं जो बंकर बस्टर बम गिराने में सक्षम होते हैं। अमेरिका ने इसी B-2 बॉम्बर से फोर्डो को तबाह किया है और फोर्डो की तबाही की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई। इसका दावा भी अब ईरान की तरफ से किया गया है कि काफी नुकसान पहुंचा है फोर्डो को। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, इजराइल ईरान जंग से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका की एंट्री हो गई और अमेरिका ने ईरान पर यह अटैक किए हैं। 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया गया है। फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर यह अटैक किए गए हैं। हमले में B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद फोर्डो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है और इस बात को लेकर लगातार जो तस्वीरें अब और साफ और स्पष्ट होती जा रही हैं कि फोर्डो को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। दावा किया जा रहा है कि फोर्डो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अगर ईरान की तरफ से कोई भी पलटवार किया जाता है तो इससे भी ज्यादा प्रिसिशन के साथ हमला किया जाएगा। रक्षा विशेषज्ञ विनोद दत्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही आशीष भी हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं। विनोद दत्ता जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि क्योंकि अब अमेरिका की एंट्री हो गई है, सभी अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं, सभी ये कयास भी लगा रहे हैं कि आखिर ईरान की तरफ से क्या होता है और ईरान की तरफ से एक बयान सामने आता है कि अब ये जो जंग है वो तो जारी रहेगी, अमेरिका को जो अंजाम है वो भुगतना होगा। देखिए, अमेरिका ने ईरान को काफी वार्निंग पहले भी दी थी और पूरे विश्व को पता है कि 1 मई को D-Day डिक्लेयर किया था अमेरिका ने, लेकिन ईरान ने कोई उस पर तवज्जो नहीं दी। अमेरिका ने फिर उनसे अपील की कि हम इसको बातचीत के हल द्वारा इसको सुलझा सकते हैं, लेकिन तब तक इजराइल ने जो इस पे अटैक किया है 13 जून को, उसके बाद अमेरिका ने इजराइल का खुल के समर्थन किया है। और अमेरिका पहले से ही चाहता था, क्योंकि जिस तरह की वहाँ रजीम है, क्योंकि वो बड़ी रेडिकल रजीम है खamenei साहब की, उसको वो बदलना चाहते हैं। न्यूक्लियर जो उनके संयंत्र हैं या जो उनके इंस्टॉलेशंस हैं, उनको वो ये कहते हैं कि भाई आप न्यूक्लियर बम, क्योंकि ईरान ऑलमोस्ट न्यूक्लियर बम बनाने के बिल्कुल कगार पे था, क्योंकि जिस तरह का एनरिच्ड यूरेनियम उनके पास था, तो वो देखा जा रहा था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जब इजराइल ने इसकी पहल की, अमेरिका ने उसका पूरा साथ दिया। लेकिन आज जिस तरह के अटैक किए हैं, क्योंकि बीच में ट्रंप साहब का स्टेटमेंट, क्योंकि वो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं कि उन पे यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो कई बार उसको बदल देते हैं, कई बार उसको वो चेंज कर देते हैं। तो कल तक वो ये कह रहे थे कि साहब इजराइल के पास कोई इस तरह की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो फोर्डो को मतलब एड्रेस कर सके या अटैक कर सके, और आज उन्होंने इस ईरान पे अटैक किया है। तो देखिए, सरप्राइज एंड डिसेप्शन या जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये युद्ध प्रणाली का या रण कौशल का एक हिस्सा है। लेकिन आज जिस तरह के अटैक हुए हैं, ईरान इसका रिटेलिएशन करेगा, और खासकर जो अमेरिकन बेसेस हैं ईरान के आसपास, उन पे अमेरिका ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। और खासकर जो समुद्र में उनके जो शिप्स वगैरह हैं या और उनके जो वेसल्स हैं, उन पे भी ईरान अटैक कर सकता है। तो अब ये जो सिचुएशन है ये बड़ी भयावह होती नजर आ रही है, क्योंकि उधर रशिया ने भी ये कहा था कि अगर अमेरिका इसमें प्रत्यक्ष रूप से कूद जाता है इस लड़ाई में, तो रशिया भी इसका संज्ञान लेगा।
तो अब ये देखना होगा कि भाई क्या ये जो देश हैं जो ईरान के पाले में खड़े हुए हैं, जैसे रशिया हो गया, चाइना ऑफ कोर्स उसने कोई स्टेटमेंट ऐसे नहीं दिए हैं, लेकिन सामरिक तौर पे वो ईरान की मदद कर रहा है। तुर्की, क्योंकि तुर्की के कल जो मतलब ओआईसी की मीटिंग हुई थी उसमें ये कहा था एर्दोगान ने कि साहब हम अब मिसाइल प्रोड्यूसिंग कंट्री बनने वाले हैं, तो वहां से क्या मदद आती है अब ये देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, ये सिचुएशन जो है बहुत अलार्मिंग है और पूरे विश्व के लिए ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्योंकि ईरान डेफिनेटली अटैक करेगा और अमेरिका भी अब पीछे हटने वाला नहीं है। विनोद दत्ता जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आशीष, क्योंकि अब एक्सपर्ट्स का भी ये कहीं ना कहीं मानना है कि चांसेस यही ज़्यादा हैं कि ईरान अटैक करेगा और रशिया और चाइना की जो स्थितियां हैं या उनकी जो पोजीशन क्या होती है वो बहुत क्रूशियल हो जाती है। हालांकि सीधे तौर पर चाइना की तरफ से कोई बयान तो सामने नहीं आया था, लेकिन कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की बात भी हुई थी फ़ोन पर। अब ये नहीं मालूम कि किसको लेकर बात हुई थी, ईरान इजराइल की जंग को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन यहाँ पर रशिया सीधे तौर पर ईरान का कहीं ना कहीं समर्थन कर रहा है। फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से भी मुलाकात करते हैं। वो वाकई स्ट्रैटेजी को बुन रहे थे उस समय और सभी से बात भी कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि ही डैम केयर्स। वो उन्होंने कम से कम इस बार दिखा दिया है कि आपको जो पोजीशन लेनी है लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण है निश्चित तौर पर चीन, रशिया, तुर्की क्या पोजीशन लेते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर है जो कहता है वो कर देता है, भले ही उसको करने का स्ट्रेटजिक तरीका वो दूसरी तरह का चुनते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने कहा 2 हफ्ते लगाऊंगा, लेकिन 2 दिन में ही कर दिया। लेकिन ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जब उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट से बात की थी पुतिन से, तो निश्चित तौर पर इसका इशारा तो पहले कर ही दिया होगा। चीनी राष्ट्रपति को पहले इशारा तो कर ही दिया होगा कि वो इस तरह का विचार कर रहे हैं कि ईरान को आप ठीक है, आप हमें उपदेश दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अमेरिका इंटरवीन ना करे, आप रोक लें उनके न्यूक्लियर एनरिचमेंट को। जिस तरह का न्यूक्लियर डील ऑफर किया था, ये भी लोगों को पता होना चाहिए, जिसको कहते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। उसमें जो एक सीमा ईरान को बताई गई थी अमेरिका की तरफ से ताकि प्रोलिफरेट न करे, उस प्रोलिफरेशन के दायरे को भी ईरान क्रॉस करता जा रहा था। और मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूं कि IAEA की तरफ से कहा गया था, जिनका आज हवाला दे रहे हैं ईरान की क्यों नहीं वो संस्था कुछ कर रही है, उनका एक बयान आया था जिसमें इन्होंने कहा था दी ओनली नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट टू प्रोड्यूस सच मटीरियल। और उसमें यह दावा किया गया था कि JCPOA के जो लिमिट्स हैं उसको 10s ऑफ टाइम से ईरान आगे चला गया है। तो जो हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट बता रहे हैं, बात वही है कि ईरान लगातार अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को इस कदर बढ़ाया जा रहा था कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला था। यही सस्पेशन था जो इजराइल ने कार्रवाई शुरू की थी ईरान के खिलाफ, जिसका इम्पेटस मिला था अक्टूबर 7, 2023 में, जब हमास की तरफ से इजराइल पे हमला किया गया था। और उसी को बेस बना करके देखिए सैंक्शंस भी लगाया था अमेरिका ने, और डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी प्रशासन ने इस तरह की कार्रवाई ईरान के खिलाफ फाइनली कर दी। लेकिन आशीष, बात वही है कि ईरान लगातार ये कह रहा है कि हम शांति के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, या शांति के लिए हम इसको बना रहे हैं, अपनी सुरक्षा के लिए हम परमाणु हथियार बना रहे हैं, और हर देश के पास ये अधिकार होता है। हालांकि आपको अगर इस हथियार को बनाना है तो इसके लिए जो अमेरिका के साथ डील है उसको आपको साइन करना होगा। बस इसी बात को लेकर ईरान खफा हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। ये दोनों के बीच में आपसी कॉन्ट्रडिक्शन था। अमेरिका कह रहा था, अमेरिका और इजराइल आरोप क्या लगा रहे थे कि ये लिमिट्स को क्रॉस करते जा रहे हैं। मैं फिर बार बार यही दोहराना चाहता हूं कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो वॉचडॉग है, अगर हम इन 2-3 देशों को किनारे भी कर दें तो वो भी तो लगातार यही कह रहे थे कि अपनी लिमिट्स को बढ़ाते जा रहे हैं। ये उस सीमा में ही नहीं है जिस सीमा में ये हम कह सकें कि ये पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो निश्चित तौर पर यही केस बनाया गया है, यही आर्गुमेंट बनाया गया है, जिसके प्रेमाइस पर इजराइल ने हमले करने शुरू किए और आखिरकार अब अमेरिका ने भी ईरान पर हमला कर दिया। ठीक, हमारे साथ लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। विनोद दत्ता जी, सवाल मेरा अब आपसे यही है कि अब क्योंकि बहुत क्रूशियल हो जाता है रशिया और चाइना की भूमिका, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे, और अमेरिका का जंग में उतरना, लेकिन UN की तरफ से भी सामने आता है कि ये डेंजरस एस्केलेशन है, शांति के लिए एक बड़ा खतरा है। वैश्विक तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं कि अगर अमेरिका का बीच में उतरना और ईरान पलटवार कर देता है, अब अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान अगर पलटवार करता है तो फिर ये संघर्ष सीमित नहीं रहेगा, ये आगे बढ़ेगा और इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, नरसंहार होगा, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस तो एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है,
वो कहते हैं ना कि आई कॉल इट एज अननेसेसरी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज आप ये देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, लीग ऑफ नेशंस फेल हो गई तो उसको खत्म कर दिया गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका गठन किया गया, लेकिन आज ये पहला वक्तव्य सुनने को मिल रहा है जब उन्होंने कहा है। लेकिन आप ये देखिए कहाँ है यूनाइटेड नेशंस जब रशिया यूक्रेन युद्ध हो रहा है, कहाँ है यूनाइटेड नेशंस जहाँ अफगानिस्तान में इतने ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं, कहाँ है यूनाइटेड नेशन जब इजराइल हमास और ये इस तरह के युद्ध हुए, ईरान इजराइल वॉर हो रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस केवल वही नपे तुले स्टेटमेंट देता है जो उसके जो आका हैं वो उसको बोलते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस की अब कोई मतलब अहमियत नहीं रह गई है, वो केवल गरीब और अफ्रीकन देशों के लिए रह गया है। तो उन्हें चाहिए, अगर वो फील करते हैं कि साहब वेस्ट एशिया में पीस आनी चाहिए, तो यूनाइटेड नेशंस के पास मैंडेट है, वो हर एक कंट्री से अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द फोर्सेस एक ऐसी फोर्स को डिप्लॉय कर सकता है जो वहाँ या तो पीस एनफोर्समेंट या पीस कीपिंग की जो रोल है उसमें उसको डिप्लॉय किया जा सकता है। लेकिन वो वही बोलता है, क्योंकि आप देखिए यूनाइटेड नेशंस में भी P5 का ही पूरा वर्चस्व है। जैसे नेटो में 22 कंट्रीज है, उनको यूनाइटेड नेशंस यूएसए सपोर्ट करता है, ऐसे ही WHO में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर आपका चीन है। तो ये लोग यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल डिफंक्ट है, वो वही स्टेटमेंट देगा जो ट्रम्प साहब चाहेंगे। तो इन सब ऑर्गेनाइजेशंस का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से अब ये जो बाकी के देश हैं, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान, टर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान तो ऑफकोर्स न्यूट्रल है क्योंकि लेकिन हाँ, पाकिस्तान की सरजमी को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए ये बिल्कुल अब ईरान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से रिटेलिएट करता है, क्योंकि अगर उसके मतलब जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उन पर हमला किया गया है तो यकीनन ख़ोमेनी साहब के लिए भी ये लास्ट डिच एफर्ट होगा कि वो अपनी सारी ताकत झोंक दे और खासकर अमेरिका का माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनके जो बेसेस हैं उन पे अटैक करें। वैसे तो विनोद जी, क्योंकि अब इजराइल का समर्थन अमेरिका कर ही रहा है सीधे तौर पर, लेकिन फिर भी इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इजराइल ऑलरेडी काफी टाइम से युद्ध में है और अपनी सैन्य ताकतों का भरपूर इस्तेमाल भी वो कई महीनों से कर रहा है।